Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स, इस कम समय में पेपर वन की तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर डेली आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही हम आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं, ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक यूनिट को कवर कर सकें। 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। और इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का और एमसीक्यूज नोट करने का समय भी बच जाएगा। एंड रिवीजन के लिए ये 5000 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको यूनिट वाइज हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और इसमें से आपको पेपर वन में 50 में से लगभग 30+ क्वेश्चन जरूर एज इट इज देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश हिंदी सभी कोर्सेज हैं। आपके एग्जाम के अलावा अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको आंसर्स के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड डेली लाइव लेक्चर्स भी आपको हम यहाँ पर देंगे। सो ये बेस्ट कोर्स है, जो कि इस कम समय में आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा एंड बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि बाल मृत्यु दर को कम करना वॉज वन ऑफ द गोल्स ऑफ, ये एक गोल है जिसको किसके अंदर मेंशन किया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम सिंपली एसडीजी के नाम से जानते हैं। दूसरा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सहस्ताब्दिक विकास लक्ष्य, जिसको एमडीजी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि बोथ एसडीजी एंड एमडीजी के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बात की गई है। और चौथा ऑप्शन बोलता है कि ना ही इसके बारे में एसडीजी में बात की है, ना ही एमडीजी के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाल मृत्यु दर कम करने के बारे में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर बात की गई थी। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर का गोल नंबर 4 था। आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये याद रखना है कि कोई भी गोल के बारे में अगर पूछा गया है, पहली बात ये याद रखोगे कि ये किसके अंदर आता है, एसडीजी के अंदर कि एमडीजी के अंदर। जिसके अंदर भी आता है, इसमें देखना है कि गोल नंबर कौन सा है ये। ओके, सो इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करती हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 2 है। देखिए यहाँ पर एक टेबल शेयर कर रही हूँ, इसमें देखिए 4th गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर यानी कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को मिटाना। दूसरा है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ये बोलता है कि एटलीस्ट हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए। इसी के अंदर, इसी लक्ष्य के अंदर सरकार ने फ्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को दी है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्त बनाना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलता है बाल मृत्यु दर को कम करना। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ यानी कि मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ये गोल नंबर 5 है, बहुत जरूरी है। कॉम्बैट एचआईवी, मलेरिया एंड अदर डिजीज, ऐसी बड़ी बीमारियों से मुकाबला करने के लिए क्या सरकार ने नियम बनाए हैं, वो लक्ष्य 6 के अंदर है। ठीक है, अगला है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करें। और अगला है कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, कि ये सारे जो 7 गोल्स हैं पहले वाले, इनको पूरा करने के लिए कैसे पूरा विश्व एक होकर काम करेगा। तो ये सारे गोल्स हैं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। 8 गोल्स आते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये गोल्स सन 2000 में शुरू हुए थे एंड इनको सन 2015 में
टारगेट इनका पूरा हो चुका था। उसके बाद ही सन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को शुरू किया गया था, जिसको सन 2030 तक पूरा किया जाने वाला है। अब एक क्वेश्चन देती हूं आपको, बताइए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जैसे 8 गोल हैं, 8 लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कितने गोल्स आते हैं? ये क्वेश्चन गारंटेड एग्जामिनेशन में आता ही है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है। आगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे हम जाएंगे। इसको हम IS से भी बोल सकते हैं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी कंट्री में या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी में सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज तो है ही, ठीक है। इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज पर इसमें मेजर फोकस रखा गया है। उसके साथ साथ इसमें हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हिंदी लैंग्वेज को यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में है, वो इंडिया में है, ठीक है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में सब कुछ। सो सही आंसर है A, B एंड C, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 है, विंड एनर्जी हैज हाई एनर्जी डेंसिटी। पवन ऊर्जा सबको पता है, इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है, विंड एनर्जी इज एन इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है, ये एक आंतरायिक स्रोत है ऊर्जा का। सो देखिए स्टेटमेंट 1 में जो विंड एनर्जी की बात की है, विंड एनर्जी बेसिकली एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि प्रोड्यूस होता है पर यूनिट वॉल्यूम और मास ऑफ अ विंड। ओके, सो विंड एनर्जी की लोअर एनर्जी डेंसिटी होती है अगर हम इसको बाकी के रीन्यूएबल एनर्जीज के साथ कंपेयर करें। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 2, ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। विंड एनर्जी एक क्या है, इंटरमिटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि आंतरायिक स्रोत है एनर्जी का। Which of the following air pollutants make rain water acidic? Okay, so यहाँ पर बोला गया है, आप लोगों ने एसिड रेन सुना है, ये वही है, रेन वाटर एसिडिक, बस इसको थोड़ा घुमा कर लिखा गया है। सो कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, कौन कौन से वायु प्रदूषक इसमें मिले हुए होते हैं, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन बोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड नो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें नहीं होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ये ना एक्चुअल में ऐसा है SO2, दिस इज N2O, ये है NO2, ठीक है। सो याद रखना NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बट नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस देखे A, B एंड E, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following pairs of air pollutant causes acid rain? So same question मैंने देखिए डिफरेंट तरीके से पूछा गया एग्जामिनेशन में। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे। ये मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, बस बताइए कौन सा पेयर सही है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जिसको SBS कहा जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? सो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक मतलब बीमार, बिल्डिंग तो सबको पता ही है, घर बिल्डिंग जो होती है, ठीक है। ये हमारा किस चीज से एसोसिएटेड होता है? ये होता है एसोसिएटेड इंडोर एयर क्वालिटी से, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब ये करता क्या है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक्चुअल में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक बिल्डिंग में लोग बीमारी के लक्षणों से पीड़ित होते हैं, ठीक है। पूरी बिल्डिंग में एक बीमारी फैल गई है, ठीक है। ये जिस बिल्डिंग में काम करते हैं या जहां पर रहते हैं उसमें कोई बड़ी बीमारी फैल चुकी है, तो उसका नाम फिर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम रखा जाता है। ओके, तो ये इंडोर एयर क्वालिटी पर बेसिकली मेजर फोकस रखता है, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर ही ये काम करता है, ठीक है। अंडर तो नहीं हम बोल सकते, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही मिलकर ये काम करता है जानने के बारे में।
एंड इंडोर एयर क्वालिटी, अंदर के घर वायु गुणवत्ता, इनके साथ साथ ये कुछ और चीजों पर भी फोकस करता है, जैसे कि लाइटिंग, जैसे कि नॉइज और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन सब पर भी ये फोकस रखता है। ओके, सो एग्जाम में सेम क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस देकर भी पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, थोड़ा डिफरेंट में पूछा गया है। ठीक है, ये कैसी कंडीशन होती है, वेयर कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा तो ये आपके लिए आसान हो गया। समझ रहे हो मेरी बात कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को घुमा फिराकर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप अ हीट अब्सॉर्बिंग मीडियम रादर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडियम। स्टेटमेंट 2 बोलती है सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स इवन इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं इसमें, ठीक है, देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या बोला गया है। सो देखो स्टूडेंट्स, निष्क्रिय सौर पैसिव सोलर सिस्टम्स पंप हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम, ये क्या करते हैं, हीट ऑब्जॉर्बिंग मीडियम को पंप करते हैं, रादर देन, इसकी बजाय स्टोरिंग हीट इज स्टेशनरी मीडियम, स्टोरिंग हीट जो है वो स्टेशनरी मीडियम नहीं होता, इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। और दूसरे में बिल्कुल सही लिखा है कि सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स, सोलर एनर्जी से बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इवन 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। ओके, The framework agreement of International Solar Alliance was opened for signature of members countries in, so it was done in मैराकेश मोरक्को। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के काफी क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए थे, तो आप उनको पढ़ सकते हो, मैं आपको कवर करवा दूंगी, मतलब परेशान नहीं होना कहाँ से पढ़ेंगे, मैं आपकी मदद करूंगी। ओजोन लेयर इज इन, ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर पृथ्वी की कौन से स्फीयर में होती है, कौन सी परत में होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट जो स्फीयर है वो होता है थर्मोस्फीयर, जहां पर आपके जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो सब थर्मोस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद इसका डिस्टेंस लगभग धरती से 20 किलोमीटर तक होगा। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर, जिसका डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है, जहां पर हमारी ओजोन की परत है जो कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी पृथ्वी में आने से रोकती है। ठीक है, एंड ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर अभी पतली होती जा रही है जिससे ह्यूमन हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, एंड ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। उसका नाम मुझे बताइए, ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का नाम है, एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है मीजोस्फीयर, एंड मीजोस्फीयर के बाद फिर हमारे पास आ जाती है, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले ये थर्मोस्फीयर, ये जो एरोप्लेन 20 किलोमीटर ये सब मैंने आपको बताया, ये ट्रोपोस्फीयर है। ठीक है, ट्रोपोस के बाद स्ट्रेटोस आती है 50 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव मीजोस्फीयर लगभग 85 किलोमीटर्स पे, देन वी हैव थर्मोस्फीयर जो कि 600 किलोमीटर्स के दूरी पर है। ओके, तो इसको याद रखना, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक मीडियम है, दूसरी तरफ इसके डिजीज बताए गए हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारी फैल सकती है। सो वाटर ब्रोन डिजीज, पानी की वजह से क्या होता है, इसको हम थर्ड से मैच करते हैं। देन वी हैव वाटर वॉश्ड, ये आ गया वाटर बेस्ड, वाटर बेस्ड होता है दिस वन, एंड वाटर रिलेटेड वी हैव इज मलेरिया। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जरूर हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर चाहते हो कि ऐसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं एंड आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लाती रहूं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।